बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायो बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है कि जीव किस तरह प्रजनन करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ये प्रजनन हम बोलते किसको है, तो आप क्या बोलोगे कि एक ही जाति के वर्तमान जीव या जंतु से नए जीव या जंतुओं का उत्पन्न होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन। लिख रखा है मैंने क्या, एक ही जाति के वर्तमान जीवों से नए जीवों का उत्पन्न होने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये जो प्रजनन है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि इस पृथ्वी पे अगर हमें जीवन की निरंतरता को बनाए रखना है तो कौन सा चीज जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। जैसे कि कोई भी जीव है, उस जीव का अगला जो जनरेशन है उसको बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। जैसे मान लो कि हम लोग हैं, इंसान है, जैसे एक मान लो पुरुष है और एक महिला है, ठीक है, उन्होंने प्रजनन नहीं किया। जब उन्होंने प्रजनन नहीं किया है तो उनका बच्चा पैदा नहीं होगा। तो जब उनका बच्चा पैदा नहीं होगा तो उनका आने वाला पीढ़ी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आने वाले पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए, उसके निरंतरता को बरकरार रखने के लिए ये हमारा प्रजनन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या बोलेंगे हम कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा ये प्रजनन जरूरी है। ठीक, जैसे ये प्रजनन मैंने क्या बोला यार कि एक ही जाति, ये एक ही जाति क्यों बोला गया है, ऐसा मैंने क्यों नहीं बोला कि दूसरी जाति के भी, एक ही जाति के इसलिए होने चाहिए क्योंकि जैसे मान लो यार कुत्ता है तो कुत्ता के साथ ही प्रजनन कर सकता है, बिल्ली है तो बिल्ली के साथ ही प्रजनन करके एक नया बिल्ली पैदा कर सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक कुत्ता एक बिल्ली के साथ मिलकर कुछ पैदा कर सके, ठीक है। तो वो सेम जाति के होने चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये जो हमारा प्रजनन है निरंतरता को भी बरकरार रखता है। किसी भी जीव के पीढ़ी को भी बरकरार रखता है। क्या बरकरार रखता है? कौन? ये हमारा प्रजनन। ठीक है, और बात करते हैं कि ये हमारा जो प्रजनन होता है ना, ये माता पिता में जैसा मूल लक्षण होता है वैसा ही लक्षण किसमें भेजता है, हमारे जो नए जीव जंतु पैदा होते हैं। जैसे मान लो कि इंसान है तो जो इंसान बच्चा पैदा करता है वो भी बड़ा होकर क्या पैदा करता है, इंसान ही पैदा करता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना यार कि कोई इंसान है वो अपना बच्चा पैदा किया और उसका बच्चा पैदा होके बड़ा होके वो क्या बनाया, कुत्ता को जन्म दे दिया या फिर बिल्ली को जन्म दे दिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इंसान को ही जन्म देता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा ना प्रजनन में कि इंसान से इंसान ही क्यों बनता है, जानवर से जानवर ही क्यों बनता है। ऐसा क्यों नहीं है कि इंसान और जानवर मिलके जानवर बना दे या फिर इंसान और जानवर मिलके इंसान बना दे। तो इसकी बात हम आगे करेंगे कि ये किसकी वजह से होता है। अभी मैं बस बोल देता हूँ, ये डीएनए के वजह से होता है। अब हम बात करेंगे यार किसके बारे में कि ये प्रजनन हमारा कितने तरह का होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या बात कर लेते हैं कि हमारे जो ये बॉडी है उसमें कितने तरह की कोशिकाएं हैं। 2 तरह की कोशिकाएं काम करती है, किसमें, प्रजनन में। कितने तरह की कोशिकाएं का, इसको पहले आप नोट कर लेंगे फिर वो हम लिखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रजनन के प्रकार पढ़ने से पहले कि प्रजनन कोशिकाएं कितनी होती है। देखो ये जो प्रजनन है ये किसके थ्रू ही हो रहा है, कोशिकाएं से ही होगा। तो हमें पहले पता ये होना चाहिए ये पढ़ने से कि प्रजनन कितने तरह के होते हैं, कि उससे पहले पता हमें क्या होना चाहिए कि प्रजनन में कोशिकाएं कितनी तरह के काम में आते हैं। तो 2 तरह की कोशिकाएं काम में आती हैं। कौन कौन सी? एक कोशिका है हमारा लैंगिक अथवा युमक और दूसरा क्या है हमारा दैहिक। ये दोनों में अंतर क्या है? इंग्लिश में बोले तो दैहिक कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल, और लैंगिक या फिर युमक को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्स सेल या फिर गैमीट बोलते हैं। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में? ये जो सेक्स सेल्स है या फिर ये जो लैंगिक सेल या फिर युमक कोशिका है ना, ये किसमें काम आती है, लैंगिक प्रजनन में।
और ये जो हमारा दैहिक कोशिका है ये किस में काम आता है? अलैंगिक प्रजनन में। अंतर ये है कि जब प्रजनन हो रहा होता है तो उसमें हम जैसे मान लो कि माता पिता है, तो माता पिता से बच्चे में कौन सा ट्रांसफर होता है, कौन सा जाता है कोशिका? तो वो जाता है हमारा लैंगिक या फिर युमक जाता है। ये सोमैटिक जो है, ये दैहिक सेल, ये ट्रांसफर नहीं होता है। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है कि एक चूहा लो और उस चूहे का क्या करो? पूंछ काट दो। ठीक, मान लो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका क्या करो कि पूंछ काट दो। फिर दोनों चूहा को क्या करो? बोलो कि प्रजनन कराओ, प्रजनन करा दो। फिर जो नया उनका बच्चा पैदा होगा ना, जो नया चूहा पैदा होगा, तुम देखोगे कि उसमें क्या है? पूंछ कटा नहीं रहेगा, पूंछ एकदम नॉर्मल ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी प्रजनन होता है, कौन सा? लैंगिक प्रजनन, उस समय पे कौन सा कोशिका काम में आता है? हमारा लैंगिक कोशिका या फिर युमक। ठीक है, लेकिन जब अलैंगिक प्रजनन होता है तो वहां पे कौन काम आता है? हमारा दैहिक कोशिका काम आता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि कोशिका कितने तरह के होते हैं। फिर बात आती है कि हमारा ये प्रजनन कितने तरह का है। तो जब तुम्हें ये कोशिकाओं के बारे में पता चल गया तो तुम प्रजनन को दो भाग में तो बांट ही सकते हो। एक को बोलोगे वो जिसमें लैंगिक कोशिका शामिल होती है, और एक को बोलोगे क्या कि इसमें लैंगिक कोशिका शामिल नहीं होती है। तो मैंने लिख रखा है क्या कि अलैंगिक प्रजनन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक प्रजनन जिसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में अंतर क्या है कि अलैंगिक रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक प्रजनन में बस एक ही जनक काम में आएगा, बस एक ही जनक काम में आएगा। लेकिन जो हमारा लैंगिक प्रजनन है इसमें दो जनक काम में आएंगे। दो जनक कहने का मतलब क्या है कि एक पुरुष और एक महिला। ठीक, पुरुष के लिए ऐसा हम लोग चिन्ह दिखाते हैं और महिला के लिए ये दिखाते हैं। ये क्या है? हमारा पुरुष और ये महिला। ठीक है, तो जब पुरुष और महिला मिलकर के प्रजनन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पे दो जनक शामिल है, एक पुरुष और एक महिला। तो वो कौन सा होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। लेकिन ये जो अलैंगिक प्रजनन है ना, यहाँ पे बस एक ही जनक काम में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर हम शुरू करते हैं सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में? अलैंगिक प्रजनन के बारे में। हमने प्रजनन को क्या बोला था यार कि एक ही जाति के वर्तमान जीव जंतु से नए जीव जंतु का बनना, क्या बोला था हमने? प्रजनन बोला था। लेकिन प्रजनन है दो तरह का, कौन कौन सा? अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या है कि बस एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक से क्या है? नया जीव या फिर जंतु जो भी है वो बनेगा। तो आपसे कोई पूछे कि अलैंगिक प्रजनन का आप हमें डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि एकमात्र जनक से नए जीव का उत्पन्न होना, किसके बिना? लैंगिक कोशिका या फिर युमक कोशिका के बिना। यहाँ पे कोई भी लैंगिक कोशिका भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन। फिर आपसे कोई पूछे कि अलैंगिक प्रजनन का खास बात बताओ, तो इसमें तुम क्या बोलोगे कि एक ही जनक का ब्रेक डाउन होके उसका टूट के एक नया जीव में कन्वर्ट होना। जैसे मान लो कि ये कोई एक जनक है, क्या है? ये कोई एक जनक है, तो इससे नया जीव कैसे बनता है? ये अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लेता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में तोड़ लेता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही हिस्सों में तोड़ता है, बस मेरा कहने का ये अर्थ है कि ये जो जनक है ये अपने आप को मतलब तोड़ लेता है हिस्सों में। ठीक, और फिर ये जो हिस्सा टूटा है ना, इससे नया जीव बन जाता है। क्या? इससे नया जीव बन जाता है, इससे भी नया जीव बन जाता है। तो देखा आपने कि कैसे बस एक ही जनक के मदद से नया जीव बन जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, ये प्रजनन का सबसे सरल विधि है। सबसे सरल विधि इसलिए है क्योंकि ये होता ही किसमें? बहुत ही सरल जो पौधे होते हैं, बहुत जो सरल प्राणी होते हैं, उनमें ही ये देखा जाता है। कौन सा? अलैंगिक प्रजनन। हालांकि हमारे मतलब जो बड़े बड़े पौधे हैं उनमें भी देखा जाता है, लेकिन ये सबसे सरल विधि है। जो हमारा लैंगिक प्रजनन है वो सरल क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कौन भाग ले रहा है? लैंगिक कोशिका और युमक। ठीक है, और बात करते हैं तो ये प्रजनन की सबसे सरल विधि है।
और ये बात आती है कि हमारा जो अलैंगिक प्रजनन है ये होता कहाँ कहाँ पे। आपके परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि अलैंगिक प्रजनन अथवा लैंगिक प्रजनन के बीच में अंतर बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ना कि सबसे पहली बात कि अलैंगिक प्रजनन बोलते किसको है, वो होता किसमें है। ठीक, तो होता किसमें है, वो सरल प्राणी और सरल पौधों में। देखो दो तरह का होता है, एक सरल प्राणी होता है और एक होता है सरल बहुकोशिकीय प्राणी। सरल प्राणी किसको बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर। मतलब बस एक ही कोशिका से बना हो, जो एक ही कोशिका से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरल प्राणी या फिर सरल पौधे, और उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। लेकिन जो एक से ज्यादा कोशिका से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिक प्राणी, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में वर्ड्स पता होने चाहिए। तो हम देखते हैं अब कि उदाहरण क्या क्या है इसका। तो सरल बहुकोशीय प्राणी का एक उदाहरण क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये आपको याद होना चाहिए। हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है, और प्लेनेरिया में क्या होता है, पूर्व जनन होता है। ठीक है, और फिर ये बहुकोशीय पौधों में भी होते हैं। जैसे उदाहरण कौन कौन से हैं, ब्रायोफाइलम और गुलाब में। तो इतना आप नोट करेंगे, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी यार, लैंगिक प्रजनन की। तो अलैंगिक प्रजनन में हमने क्या देखा कि बस एक ही जनक भाग लेता है। लेकिन ये जो हमारा लैंगिक प्रजनन है इसमें दो जनक भाग लेंगे, और दो जनक तो भाग लेंगे ही, इसके साथ साथ यहाँ पे लैंगिक कोशिका भी भाग लेगी। लैंगिक कोशिका और भी क्या हमने बोला था, उसको युमक बोला था, तो वो भी यहाँ पे भाग लेगा और उससे एक हमारा क्या बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, उससे हमारा एक क्या बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक, ये जो लैंगिक कोशिका है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक प्रजनन है, मतलब क्या कि एक पुरुष और एक महिला तो इन्वॉल्व होंगे ही, क्या कि एक पुरुष और एक महिला तो इन्वॉल्व होंगे ही, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक हमारा जाइगोट बनाएंगे। तो वही मैंने लिखा है क्या कि लैंगिक कोशिका 1, लैंगिक कोशिका 1 मतलब मान लो ये किसका है, पुरुष का है, और लैंगिक कोशिका 2 ये मान लो किसका है, महिला का है। और ये दोनों एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। और इसी युग्मनज से हमारा एक नया जीव बनता है, इसी युग्मनज से हमारा एक नया जीव बनता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रजनन में नया जीव किस चीज से बनता है, तो आप क्या बोलोगे, युग्मनज से बनता है। फिर आपसे कोई ये पूछे कि ये युग्मनज किससे बनता है, तो आप क्या बोलोगे कि जब एक पुरुष और जब एक महिला, मतलब जब एक मेल और जब एक फीमेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक युग्मनज बनेगा, और उसी से हमारा नया ऑर्गेनिज्म आएगा, नया हमारा जीव बनेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है कि इसमें निषेचन होता है। निषेचन किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन को किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये जो दोनों एक साथ मिल रहे हैं ना, मेल और फीमेल एक साथ मिल रहे हैं, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। जब मेल मतलब पुरुष, महिला, जब एक साथ मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, और उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम निषेचन बोलते हैं। तो ये जो हमारा प्रजनन हो रहा है, इसमें एक आपकी एनसीईआरटी आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीएनए क्यों जरूरी है हमारे प्रजनन में। तो डीएनए क्या है यार, एक डीएनए हमारा क्या है, एक अनुवांशिक सामग्री है। ये एक अनुवांशिक सामग्री है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि जो भी हमारे मूल जो कोशिका है उसमें जितने भी गुण हैं वो किसमें चला जाए, बेटी कोशिका में। जैसे मान लो कि मान लो कि ये कोई एक मेल है, ठीक है, और ये एक कोई फीमेल है। ठीक, ये दोनों क्या किए, प्रजनन किए, प्रजनन कर गए, इनसे क्या बना, एक हमारा युग्मनज बना। तो जो मेल में कैरेक्टर होगा, जो मेल में गुण होगा और जो फीमेल में गुण होगा, वो कुछ ना कुछ गुण इस युग्मनज में भी तो आएगा। जैसे मान लो कि ये मेल था काला, और ये जो फीमेल थी, ये जो महिला थी, ये क्या थी, गोरी थी। मान लो ये जो युग्मनज बना है, इस युग्मनज से जो नया जीव बना वो क्या आ गया, हमारा काला बन गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पुरुष है, इसका
डीएनए ट्रांसफर हुआ है किसमें, इस नए जीव में। तो मूल सेल में, मूल कोशिका में जो भी गुण होते हैं उसको बेटी कोशिका में जब भेजना होता है तो किसके मदद से जाता है, वो डीएनए के मदद से जाता है। जब भी मान लो कोई एक सेल से दो सेल बनाना हो, जैसे मान लो कि ये एक कोशिका है, ठीक, ये एक कोशिका है, इस कोशिका से हमें दो कोशिका बनाना है, तो हम क्या करा देंगे, इसमें डिवीजन कराए, ये दो कोशिका बन गया। तो जब ये एक कोशिका से दो कोशिका बना है तो जो इस कोशिका में गुण थे, ये गुण इन दोनों में भी तो जाएगा। तो वो किसके मदद से जाता है, डीएनए के मदद से जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि डीएनए क्या है तो आप क्या बोलोगे, एक अनुवांशिक सामग्री है। फिर कोई पूछे कि इस प्रजनन में उसका क्या काम है, तो आप क्या बोलोगे कि मूल जो कोशिका है उसका गुण किसमें भेजता है, वो बेटी कोशिका में भेजता है। तो मैंने लिख रखा है कि डीएनए प्रजनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्पीसीज के लक्षणों को बनाए रखता है। ठीक, एक कोशिका से दो कोशिका बनाना हो उस टाइम भी काम आता है। जो मूल कोशिका में जानकारी होती है वो बेटी कोशिका में पहुंच सके, उसके लिए क्या जरूरी है, हमारा ये डीएनए जरूरी है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि डीएनए क्या है, हमारा एक, यहाँ लिखता हूं मैं, जेनेटिक मटेरियल है। क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक मटेरियल है। तो अब बात आती है यार कि हमने देख लिया अलैंगिक प्रजनन क्या होता है और लैंगिक प्रजनन क्या होता है। बात आती है कि फायदेमंद कौन है, क्या लैंगिक प्रजनन ज्यादा फायदेमंद है या फिर अलैंगिक प्रजनन ज्यादा फायदेमंद है। देखो दोनों अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अलैंगिक प्रजनन का घाटा ये है कि उसमें एक ही जनक भाग लेता है, इसके वजह से उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, पहले आप इसको नोट कर ले, फिर वो हम देखते हैं। तो यार मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा था कि जो हमारा लैंगिक प्रजनन है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो इसका फायदा क्या है, आपसे कोई पूछे कि जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है उसमें विभिन्नता पाई जाती है तो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि जैसे मान लो कि तुम किसी जगह पे रह रहे हो और वहां पे क्या हुआ कि अचानक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, वायु का जो गति था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, वहां पे जल की कमी होने लगी। तो अगर तुम्हारे अंदर लैंगिक प्रजनन हुआ है तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे तुम अपने आप को वहां पे बचा सकते हो, कुछ दिन तक बिना पानी के भी रह सकते हो। तो वो किसके वजह से हो पाता है, वो हो पाता है हमारे लैंगिक प्रजनन के वजह से। तो वेरिएशन, विभिन्नता जरूरी क्यों है, अपने आप को बचाने के लिए। कब बचाने के लिए, जब हमारे लिए हमारे आसपास का जो कंडीशन है वो क्या हो, हमारे लिए अच्छा नहीं हो। जैसे एक और वर्ड आता है क्या, निकेत, क्या निकेत, आप किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको वर्ड मिलेगा क्या, निकेत वर्ड मिलेगा। ये निकेत वर्ड का मतलब क्या है कि मान लो कोई जीव एक जगह पे रह रहा है, उस जगह पे उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है, और वहां पे रह रहे जीव जंतुओं के साथ, उसके आसपास के वातावरण के साथ उसका क्या व्यवहार है, उसी को हम क्या बोलते हैं, निकेत बोलते हैं। ये निकेत हर जाति के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई जाति क्या है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है, वो क्या करेगा कि वहां पे रह रहे कमजोर जाति वालों को हटा देगा, मार देगा। जैसे मान लो कोई एक जगह है जहाँ पे बहुत ही कम घास है, ठीक, और खाने के लिए वहां पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, झगड़ा होने लगेगा किसके किसके बीच में, जो बहुत ही मजबूत जाति के जीव हैं और जो बहुत कमजोर जाति के जीव हैं। तो हमें पता है कौन जीतेगा, मजबूत जाति वाले जीतेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कमजोर जाति वाले वहां से खत्म हो जाएंगे। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जो लैंगिक प्रजनन है इससे हमारे अंदर क्या आता है, विभिन्नता आता है। सिंपल से एग्जांपल, क्या तुम और तुम्हारा भाई एक जैसे हो, एक जैसे दिखते हो, नहीं दिखते हो। क्यों नहीं दिखते हो, क्योंकि हम किससे बने हुए हैं, लैंगिक प्रजनन से बने हुए हैं। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि विभिन्नता पाई जाती है, तो इसीलिए तुम्हारे भाई में, तुम्हारे बहन में क्या है, विभिन्नता पाई जाती होगी। एग्जैक्टली एकदम तो क्या होगे, तुम लोग समान नहीं होगे। लेकिन हमारा जो अलैंगिक प्रजनन है ना, उसमें एकदम समानता होती है। जो मूल सेल होता है और जो बेटी कोशिका होती है, जो मूल कोशिका होती है और जो बेटी कोशिका होती है, उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर मान लो कि ये मूल कोशिका ऐसी है तो जो
बेटी कोशिका बनेगी वो भी एकदम ऐसे ही बनेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी विभिन्नता नहीं आएगा। तो अब आपके परीक्षा में क्या पूछता है कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बीच में अंतर बताओ। तो सबसे पहला अंतर क्या हो जाएगा यार कि इसमें अलैंगिक प्रजनन में एक जनक भाग लेता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में दो जनक भाग लेता है। और अलैंगिक प्रजनन में युमक नहीं बनता है, मतलब गैमीट नहीं बनता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में युमक बनता है। अलैंगिक प्रजनन में दैहिक कोशिका भाग लेती है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में लैंगिक कोशिका भाग लेती है। मैंने चूहा का उदाहरण देके भी समझाया था आपको। अलैंगिक प्रजनन में निषेचन नहीं होता। निषेचन कब होगा? जब दो जनक भाग लेंगे, लेकिन हमारे अलैंगिक प्रजनन में तो एक ही जनक भाग ले रहा है, तो क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। फिर कोई भी जनानंग नहीं होता है किसमें? अलैंगिक प्रजनन में। जनानंग किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक, जैसे हमारा जो लैंगिक प्रजनन है उसमें क्या होंगे? जनानंग भाग लेंगे। जनानंग का भाग लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम वहां पे क्या कराने वाले हैं? निषेचन कराने वाले हैं। तो निषेचन कराने के लिए अलग अलग जनक होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? हमारा जनानंग भाग लेता है, यहाँ पे कोई जनानंग नहीं होता है। फिर यहाँ पे एकदम समान रहते हैं, कोई भी चेंज नहीं आता है। अलैंगिक प्रजनन में एकदम समान रहते हैं, मूल कोशिका और बेटी कोशिका दोनों। लेकिन हमारी विभिन्नता पाई जाती है किसमें? लैंगिक प्रजनन में। और ये विभिन्नता क्यों जरूरी है? उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा अलैंगिक प्रजनन है ये कितने तरह का होता है, तो इसको आप पहले नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो अलैंगिक प्रजनन है वो कितने तरह का होता है। तो मूल रूप से, विशिष्ट रूप से हमारा ये जो अलैंगिक प्रजनन है ये 6 तरह का होता है। हम इस पाठ में, इस चैप्टर में 6 तरह का पढ़ेंगे। क्या? अलैंगिक प्रजनन। पहला हमारा कौन सा है? विखंडन, फिजन। देखो, विखंडन तुमको सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि खंडन होगा, खंड होगा, उसका मतलब टूटेगा पार्ट्स में। मुकुलन, बर्डिंग। बीजाणु, स्पोर फॉर्मेशन। पुंजनन, रीजनरेशन। और खंडन, फ्रेगमेंटेशन। और फिर क्या? कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम किसके किसके साथ? विखंडन, मुकुलन और बीजाणु के साथ। और फिर उसके अगले वीडियो में किसके साथ मिलेंगे? पुनर्जनन, खंडन और कायिक प्रवर्धन के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पर हमसे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तब तक अच्छे से घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। Tell me